सो कंपैरिजन विद एक्सपेरिमेंट्स, तो इन केस ऑफ ऑप्टिकल मॉडल में हमने जो बात की है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन एंड स्कैटरिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कम्प्लेक्स पोटेंशियल लेते हैं। कम्प्लेक्स पोटेंशियल में हमारे पास V प्लस आयोटा W होता है। V आपका कॉरस्पॉन्ड करेगा नॉर्मल स्कैटरिंग को, एंड जो आपके पास रेजोनेंस स्कैटरिंग आएगी या फिर उसके बाद रिएक्शंस आएंगे, सारा का सारा पार्ट आ जाएगा उसमें कम्प्लेक्स पोटेंशियल में आ जाएगा। सो जितनी भी रिएक्शन वाला पार्ट होगा, सारे का सारा पार्ट रिएक्शन W में आ जाएगा, जो का दैट इज ए कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द पोटेंशियल। तो उसके बाद ये वाला सारा पार्ट क्या क्या एक्सप्लेन कर पाता है वो बात करेंगे। सो कंपैरिजन विद द एक्सपेरिमेंट, सो इन केस ऑफ ऑप्टिकल मॉडल प्रपोज्ड फॉर द nuclear reaction channels, there is interaction between the incident projectile nuclei with the complex optical potential। तो ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है। तो real part of the potential accounts for the refraction and imaginary part accounts for the absorption of the incident particle, that means it causes reaction। तो जितनी भी reaction वाला part होगा सारा W काउंटर करेगा। So optical model has been used for the interpretation of nuclear scattering of projectile in a low and relatively high energy range को verify करना पड़ेगा। This model is very successful to explain the giant resonance। So जितने भी high energy phenomena है 10 MeV 15 MeV के आसपास है, वो सारे के सारे आपके जैसे giant resonances हो गया, polarization of cross polarization cross section, elastic scattering cross section and angular distribution, ये वाले सारे पार्ट ये ऑप्टिकल मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है जी। So scientist Albert has measured the cross section for proton neutron nuclear reactions in 18 medium Z elements in the energy range। तो का एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे एल्बर्ट, जिन्होंने काफी सारा काम किया हुआ है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन निकाले हुए हैं जो रिएक्शन पे काम करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन चैनल्स के कॉरस्पॉन्डिंग। सो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल क्या होगा बेटा, प्रोटॉन होगा, आउटगोइंग चैनल क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग जो रिएक्शन है उन्होंने इसके लिए डाटा इकट्ठा किया था एंड उन्होंने रिएक्शन क्रॉस सेक्शन निकाले थे। उसके बेसिस पे जो थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन दी गई है दैट इज फाउंड टू बी इन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ द साइंटिस्ट एल्बर्ट हैज बीन कंपेयर्ड विद द थ्योरेटिकल डाटा प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट बुजाकर एंड फॉर्नबैकर यूजिंग दी ऑप्टिकल पोटेंशियल। तो आपके पास जो ऑप्टिकल पोटेंशियल है उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, रादर देन इम्प्लीमेंटिंग ऑल द 18 फ्री पैरामीटर्स दे यू चूज ओनली स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल हियर इन कॉम्बिनेशन विद द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल को इंप्लीमेंट किया गया था V प्लस आयोटा W के कॉरेस्पॉन्डिंग, and the comparison of the experimental data with the theoretical data is shown as given below। तो ये वाला आपका डाटा है बेटा, काफी अच्छी डायग्राम्स बनाई गई हैं। ठीक है जी। तो ये वाला डाटा जो आपके पास डॉटेड है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है सारे का सारा, एंड जो आपके पास कर्व्स है दीज आर दी थ्योरेटिकल लाइंस। तो कर्व को हमेशा थ्योरेटिकल डाटा के साथ इंटरप्रेट किया जाता है, एंड जो डॉटेड है वो हमेशा डॉट्स है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे। तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एंड जो क्रॉस सेक्शन वर्सेस एटॉमिक वेट के रिगार्डिंग जो क्रॉस सेक्शन डाटा है दैट इज वेल रिप्रोड्यूस्ड इन दीज कर्व्स। तो इसको हम मान सकते हैं कि जो हमने प्रेडिक्शंस लगाई है, जो हमने पोटेंशियल यूज किया है दैट इज वेरी मच एक्यूरेट इन दिस केस। So it is clear from the above diagram there is excellent agreement, not there is no term like excellent, there is good agreement between the theoretical and experimental theory। तो excellent कुछ भी नहीं होता, you may need to modify this term once again in the near future, because सबसे पहले जब क्वांटम थ्योरी डिड्यूस हुई थी QCD की बात करते हैं तो उसमें पहले न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते थे, उसके बाद क्वार्क्स लेवल पे आ गए, क्वार्क्स के बाद अब ग्लूऑन्स पे चले गए। सो यू नीड टू मॉडिफाई योर थिंग्स। तो क्या एक्सीलेंट कुछ भी नहीं होता। So optical potential proposed by the scientist Buchanan and Fernbach has also been used by scientists show। तो जितना भी उन्होंने उनके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा था, इनको कई जो थ्योरेटिशियन है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, वेरियस मॉडल अप्लाई करते हैं। शोर वॉल एंड अर्विन टू एनालाइज द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपके न्यूक्लियस की अलाइनमेंट का पता चल जाता है कि आपके पास रिएक्शन चैनल कौन से खुल रहे हैं और कितनी न्यूक्लियस की अलाइनमेंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या होगा। जब आप डिटेल में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो ऐसी अलाइनमेंट के बारे में आपको पता चलेगा, जब आप एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ेंगे तो। सो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिए दिस इज नॉट मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लीज कीप इन माइंड, सारी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ ली, ये मिली नहीं है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10⁻⁶ का फैक्टर आएगा, तो कभी गलती मत करना इसके बारे में, दिस इट विल बी कॉल्ड ए ब्लंडर।
The angular distribution of 7.5 MeV proton elastically scattered by the target nuclei, ये वेनेडियम ही है, वेनेडियम है. So their results are also shown in the figure. तो वेनेडियम के रिगार्डिंग जो angular distribution data है corresponding to various angles आपने अपना डिटेक्टर मूव किया है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने रिएक्शन क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट किया है एंड डिपेंडिंग ऑन दी रिजल्ट्स आपने इसको थ्योरेटिकल कर्व के साथ एक्सप्लेन करने की बात की है. तो आपके पास वॉल्यूम एंड सरफेस कंट्रीब्यूशन दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने इसको इंटरप्रेट किया है. ठीक है बेटा. सो वेनेडियम के रिगार्डिंग आपके पास 7.5 एमई की एमईवी पे आपके जो रिएक्शंस है या स्कैटरिंग वगैरह है वो सारे के सारे इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं. साइंटिस्ट काफी सारे एक बंदे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बंदा ही सारा काम कर लेगा, बिकॉज न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ी सी टफ होती है, काफी ज्यादा लेबरस काम है ये. सो साइंटिस्ट हेल्बर्ट बेसल एंड सेचलर have carried out an optical model analysis of ड्यूट्रॉन scattering. So कभी टाइम मिले तो बेटा BARC जाके आइए, अगर आपको मौका दे दें न्यूक्लियर रिएक्टर देखने के लिए तो इट विल बी बेटर फॉर यू. कभी BARC जाके आइए, TIFR है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर है, न्यू दिल्ली है, जाके आइए, आपको पता चलेगा एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, डिटेक्टर सेटअप क्या होते हैं, डिटेक्टर कौन कौन सी टाइप के हैं, एक्सीलरेटर क्या होते हैं. तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर जाके ये न्यू दिल्ली आपके पास ही है, 400 किलोमीटर यहाँ से, तो आप आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं. ठीक है जी. परमिशन लेके जाना पड़ेगा, ईमेल कीजिए, वो आपका रिप्लाई करेंगे, यू कैन प्रोसीड फॉर दैट. तो कभी ग्रुप बना के जाके आइए अपना. So data at 11 MeV and 11.8 MeV, they obtained an excellent fit data for nickel, zirconium, silver, and tin nuclei. On the other hand, a reasonably fit data for calcium and the target nuclei using the optical model proposed for volume and surface absorption. The comparison of the deuteron cross section as a function of angle in the center of mass frame is also given. तो कहने की बात ये है, तो ये जो वाला डाटा उन्होंने प्रोड्यूस किया था, सेम एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये न्यूक्लियर फिजिक्स ऐसी फिजिक्स है बेटा, इसमें आज सच आप टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल को मैनिपुलेट ज्यादा नहीं कर सकते. अगर आप एक एक्सपेरिमेंट आज परफॉर्म करेंगे आज एंड 500 ईयर्स आफ्टर दैट परफॉर्म करेंगे तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं होगा, आपके रिजल्ट सेम ही आएंगे. अगर आपके पास 589 के ईवी की गामा निकली थी तो 500 साल बाद भी 589 की गामा ही निकलेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा. इट विल बी 589.0 डिटो. ठीक है जी. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. तो आपको आपके पास चाहे जब मर्जी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लीजिए, आपके डाटा पे कोई असर नहीं होता, आपका रिएक्शन चैनल एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग. थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन आपकी चेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स. आपके मॉडल्स कॉरेस्पॉन्डिंगली मॉडिफाई होते रहते हैं हमेशा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कुछ नई टर्म ऐड अप हो सकती है, हो सकता है आपके पास बेटर एग्रीमेंट आ जाए, या आपके पास कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज हो सकती है. उसको डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए आप 2-4 एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म करेंगे. अगर पजल सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, यू आर इन गुड एग्रीमेंट. अदरवाइज आपको कुछ नया सोचना पड़ता है, यू हैव टू गो इन अनदर फील्ड. फ्रॉन्ट्रॉफ का नाम सुना होगा शायद आपने, शायद नहीं. फ्रॉन्ट्रॉफ के बारे में पढ़िए. ठीक है, आजकल गॉड फादर है न्यूक्लियर फिजिक्स के इस फील्ड में, जैसे खासकर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में जिसमें मैं काम करता हूँ. सो थ्योरेटिकल फिजिक्स में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं वो, उनके बारे में पढ़िए, वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं इस चीज पे. ठीक है जी. सो आपके पास ड्यूट्रॉन का डाटा है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस हैं. ये आपके पास क्या है, मैक्सिमा मिनिमा, और कुछ नहीं है बेटा, डिफ्रैक्शन स्टडीज है. डिफ्रैक्शन स्टडीज तो आपके पास हमेशा ही आएंगी. सो न्यूट्रॉन इज एक्टिंग, जो आपके पास टारगेट है वो स्लिट की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, मैक्सिमा मिनिमा बनेगा. तो डिफ्रैक्शन हमेशा आएगी. इफ योर प्रोजेक्टाइल एंड इफ द वेवलेंथ ऑफ योर प्रोजेक्टाइल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, देन यू विल बी हैविंग मैक्सिमा मिनिमा, or you can say simply it is giving rise to interference and diffraction effects. तो इस सारे का सारा पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा. So depending on the size of the nucleus आपके पास मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे. आपके पास उनकी जो वेवी पैटर्न होगा वो कैसा बनेगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है जी. तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं. कंपैरिजन ऑफ ड्यूट्रॉन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एज ए फंक्शन ऑफ द angle in center of mass function in the center of mass frame system in the various elements. तो आपके पास various elements दे रखे हैं, तो उसको आपको वैसे ही पता चल जाता है, किसी में आपके पास प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है, मतलब एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे. ये आपके पास क्या है, 180 डिग्री तक है बेटा, थीटा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे.
तो उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास है डायरेक्ट न्यूक्लियर एक्शन। तो डायरेक्ट न्यूक्लियर एक्शन में क्या क्या रहेगा हमारे पास? तो डायरेक्ट न्यूक्लियर एक्शन में सिंपल सिंपल आएगा कि इसका ऑर्डर ऑफ द टाइम जो है, टाइम स्केल है 10⁻22 सेकंड होगा। जो न्यूक्लियर एक्शन है 10⁻23 स्केल सेकंड पे आती है, तो ऑलमोस्ट सेम ही ऑर्डर है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। तो सेम जो न्यूक्लियर स्कैटरिंग है, जो डायरेक्ट स्कैटरिंग होगी, इसमें क्या रहेगा, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है, टारगेट है, वो बहुत कम टाइम के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। या तो इलेक्ट्रॉन जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो न्यूक्लियन को स्ट्रिप कर लेगा, या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लेके चला जाएगा, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देके चला जाएगा मोस्टली। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये इंटरेक्शन होती है, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड द न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। तो ये सारे की सारी रिएक्शन में कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं बनेगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है उसका लाइफ टाइम जो होता है, द इंटरेक्शन टाइम है 10⁻16 सेकंड का होता है। तो 10⁻8 सेकंड का फैक्टर पड़ जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि काफी ज्यादा स्लो होती है कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन जो होती है। सो डायरेक्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट। So this is because in many nuclear reactions the target nucleus has one or a few loosely bound nucleons। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन क्यों होगी? बिकॉज अगर आपके पास जो प्रोजेक्टाइल और टारगेट है उसमें हमेशा ही मोस्टली केसेस में देखा गया है कि बैलेंस न्यूक्लियन एग्जिस्ट करते हैं। तो वो तो एग्जिस्ट करेंगे हम, जैसे हमने शेल मॉडल में पढ़ा हुआ है कि, और शेल मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैलेंस न्यूक्लियन है वो हमेशा लूजली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू दी कोर न्यूक्लियस। जो नीचे वाले न्यूक्लियन है लोअर ऑर्बिटल में लाई करते हैं, दोज आर हैविंग मच हायर बाइंडिंग एनर्जी एज कंपेयर टू दी हायर लाइंग और दी वैलेंस न्यूक्लियस। इस केस में हमारे पास क्या होगा, मतलब कि जो वैलेंस न्यूक्लियन होंगे लास्ट ऑर्बिटल में लाई करेंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी और लूजली बाउंड रहेंगे, जिनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना पॉसिबल है। तो rather than going deep inside the nucleus, जो प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट न्यूक्लियस के वैलेंस न्यूक्लियस के इंटरेक्ट करके ही बाहर निकल जाता है। अल्टरनेटली the projectile itself may have loosely bound nucleus as in case of the deuteron nuclei। तो ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस क्या है बेटा? इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इट इज आल्सो ए लूजली बाउंड न्यूक्लियस, कोई ज्यादा इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। तो इन सच केसेस मच बिफोर द प्रोजेक्टाइल इंटरेक्ट विद मैनी न्यूक्लियंस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, द लूज पार्टिकल इन द टारगेट न्यूक्लियस और द प्रोजेक्टाइल आर इमिटेड। तो बजाय कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन काज करे इनसाइड डीप इनसाइड द न्यूक्लियस और द लूज पार्टिकल द टारगेट न्यूक्लियस प्रोजेक्टाइल आर इमिटेड। तो या तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल छोड़ के चला जाएगा या फिर लेके चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा ही होगा बिकॉज लूज पार्टिकल होते हैं। Examples of various direct nuclear reactions are stripping reactions, pickup reactions, inelastic scattering, breakup reactions and knockout interactions। ठीक है बेटा। सो एग्जांपल्स क्या रहेंगे इसकी? आपके पास एक मिनट बेटा प्लीज होल्ड कीजिए। हाँ जी बेटा। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, नॉकआउट रिएक्शन हो सकती है, काफी तरह की रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। स्ट्रिपिंग रिएक्शन होगी, उसमें क्या रहेगा, जो आपका प्रोजेक्टाइल है और टारगेट न्यूक्लियस है इसमें जो स्ट्रिप करके निकल जाएगा। स्ट्रिपिंग मतलब जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो स्ट्रिप हो जाएगा। उसके केस में हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जो टारगेट, जैसे देखिए इसमें क्या रहेगा, आपके पास बाहर न्यूट्रॉन निकल रहा है। इंसिडेंट दोनों ही न्यूट्रॉन है, आउटगोइंग एक इसमें से एक न्यूट्रॉन रह जाएगा, एक में क्या रहेगा, टू आपके पास क्या रहेगा बेटा, इसमें हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या है, पिकअप रिएक्शन होगी। जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो स्ट्रिप नहीं करेगा, उसमें क्या रहेगा, एक पिकअप न्यूक्लियन पिकअप कर लेगा।
तो आपके पास क्या रहेगा, जो कि कार्बन 14 था वो कार्बन 13 बन जाएगा। एंड उसके बाद क्या रहेगा, हमारे पास जो हाइड्रोजन है, जो ड्यूटेरियम था वो ट्रिटियम बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या है बेटा, हीलियम 4 जो है, जब आपके पास हीलियम न्यूक्लियस है, जब वो अर्बियम के 168 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या होगा, जो टारगेट न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा रादर देन ब्रेकिंग अप। या फिर ना तो स्ट्रिपिंग होगी, ना ही यहाँ पे पिकअप रिएक्शन होगी, ओनली इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो जाएगी। ब्रेकअप रिएक्शन, ये तो ब्रेकअप रिएक्शन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके पास जो कार्बन 12 है, जब वो उसके साथ मैग्नीशियम 24 इंटरेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैग्नीशियम जो न्यूक्लियस है वो ब्रेकअप कर जाएगा ऑक्सीजन 16 एंड ब्रिलियम 8 में। नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, नॉकआउट में क्या होगा, जहाँ पे फास्फोरस 31 है और हीलियम 4 है, जो हीलियम न्यूक्लियस है उसमें वो नॉकआउट हो जाएगा। इसमें से आपके पास ओनली प्रोटॉन बचेगा, बाकी सारे के सारे जो न्यूक्लियन है यहाँ पे स्ट्रिप आउट हो जाएंगे। ठीक है, नॉकआउट निकल जाएंगे। So these reactions are one-step process and have positive Q values so that outgoing particles are emitted with comparatively large energy. The direct nuclear reactions usually take place at higher energies, while the compound nucleus reaction mechanism is more important at lower energies. तो जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी अवेलेबल होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन होने की चांस ज़्यादा है रादर देन कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन। तो जो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ कि अगर आपके पास एक गन है और एक आपके सामने वॉल है, इफ यू हैव ए बुलेट टू फायर, तो आप जब वॉल पे बुलेट फायर करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपकी वायर वॉल पे कितना इफेक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा आपके बुलेट के पास मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगी, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो वॉल के थ्रू हो जाएगी। अगर बुलेट की एनर्जी कम हुई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल को डैमेज ज्यादा होगा, लेकिन रादर देन स्पीड अप। जब स्पीड ज्यादा होगी तो वॉल के पास थ्रू होगी, जब स्पीड कम होगी तो वॉल को डैमेज ज्यादा हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड और मोमेंटम ऑफ द बुलेट आपकी वॉल को डैमेज कितना होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी या मोमेंटम होगा बुलेट के पास, उतनी ज्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन होने की चांस ज्यादा है, इट विल बी पास थ्रू द न्यूक्लियस। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो वो सारे के सारे पार्ट पिकअप क्या होती है, स्ट्रिपिंग रिएक्शन क्या होगी, सारे के सारा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो फॉरवर्ड पिकिंग अप, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी क्या, फॉरवर्ड पिकिंग इन एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल। तो जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट, उस केस में क्या होगा, जो फॉरवर्ड पिकिंग इन एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपके पास जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, जो हम 0 से लेके 180 डिग्री तक डाटा ले रहे थे, वो हमारे पास जो पिकिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड में होगी, ओनली इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, वहां पे आपके पास काउंट्स नहीं आएंगे या डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। ओनली इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका प्रोजेक्टर भी मूव करेगा एंड जो आपको जो टारगेट न्यूक्लियस है उसको भी धक्का लगेगा, इट विल बी मूविंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, दूसरी बात है कि लाइफ टाइम इस जो कंपोजिट सिस्टम है, कंपाउंड न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो कंपोजिट सिस्टम का लाइफ टाइम इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कंपाउंड न्यूक्लियस। So first direct nuclear reaction was recognized by Oppenheimer and Phillips in analyzing the low energy deuteron, proton and deuteron. This is not the deuteron to proton channel. This is the incoming part is deuteron and outgoing is proton. And deuteron is incoming and outgoing is neutron. ड्यूट्रॉन प्रोटॉन चैनल है यहाँ पे, ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन चैनल है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ये दो पहली स्टार्टिंग इंटरेक्शंस थी हमारे पास यूनिवर्सिटी में आप आएंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपके पास साइक्लोट्रॉन अवेलेबल है, कभी टाइम मिले तो आप परमिशन लेके देख भी सकते हैं इंटरेक्शन कैसी होती है, आपको पता चल जाएगा। लो एनर्जी स्कैटरिंग यहाँ पे हाइड प्रोटॉन, आपके पास प्रोटॉन बीम है यहाँ पे 2 से 3 एमईवी का, उसको यूज करके हाफ 1D साइक्लोट्रॉन है, नॉट हाफ डी, कई बच्चे गलती बोल देते हैं। सो अब 1D साइक्लोट्रॉन है यहाँ पे, उसको यूज 2 to 3 एमबीबी का यहाँ पे प्रोटॉन बीम अवेलेबल है, आप कोई भी इंटरेक्शन करवा के स्टडी कर सकते हैं। स्कैटरिंग चैम्बर अवेलेबल है, स्कैटरिंग करवा के यहाँ पे देख सकते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट जो आपने जो डाटा एक्सपेरिमेंटल डाटा यहाँ पे देखा है ऑन दी नोट्स, वो आप रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है। They observed that deuteron-proton nuclear reactions are more frequent than the deuteron-neutron nuclear reactions.
ठीक है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन चैनल है, ये वाली इंटरेक्शन है, इट इज फार मोर प्रेवलेंट रादर देन ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन। मतलब ड्यूट्रॉन, व्हेन ड्यूट्रॉन हिट्स अ टारगेट, जब ड्यूट्रॉन किसी टारगेट को हिट करेगा तो प्रोटॉन के निकलने के चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। ठीक है, न्यूट्रॉन कम निकलेंगे। So this is not expected in the compound nuclear model because it was the astonishing effect because compound जो Coulomb barrier should make emission of the proton less frequent. So because Coulomb barrier होता है प्रोटॉन के निकलने के लिए, तो इस emission of the proton was should be hindered, तो इसको रुकावट होनी चाहिए, प्रोटॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा था। द अकरेंस ऑफ द डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटिंग। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई थी? द ड्यूट्रॉन इज ए लूजली बाउंड सिस्टम। द ड्यूट्रॉन इज ए लूजली बाउंड, मतलब उसमें से जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर है बहुत कम होती है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है लूजली बाउंड होते हैं। व्हेन इट अप्रोचेस द टारगेट न्यूक्लियस, जब ये न्यूक्लियस के पास जाएगा, the proton is detached from the neutron system due to the Coulombic field and moves forward एंड वाई दी न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को कूलम बैरियर की वजह से प्रोटॉन निकलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज जब इंटरेक्शन कर रही है तो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्रोटॉन की न्यूक्लियस के साथ जो इंटरेक्शन है वो कम होती है, तो इसको इसको थोड़ा सा रिपल्शन मिलेगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन ज्यादा होगी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, एंड जो प्रोटॉन है वो रिपल्शन की वजह से स्ट्रिप आउट होकर बाहर निकल जाएगा। सो ये वाली मेन चीज थी जो उन्होंने स्टार्टिंग में देखी थी। तो स्ट्रिपिंग एंड पिकअप न्यूक्लियर एक्शंस। तो सबसे पहले पिकअप एंड स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर एक्शन कौन कौन सी होगी? तो स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर एक्शन में हमारे पास है, इन दीज टाइप ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शंस लूजली बाउंड प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस आर कैप्चर्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस विद द एमिशन ऑफ अनदर एनर्जेटिक लूजली बाउंड पार्टिकल। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन स्ट्रिप कर जाता है, मतलब उसका एक पार्ट निकल जाएगा। सो ड्यूट्रॉन जब टारगेट यहाँ पे फास्फोरस 31 एंड एटॉमिक नंबर विद 15, यहाँ पे फास्फोरस आपके पास टारगेट है, जब ड्यूट्रॉन फास्फोरस के साथ हिट करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, जो ड्यूट्रॉन है वो स्ट्रिप कर जाएगा, उसका एक न्यूक्लियन जो है वो क्या करेगा, जो मोस्टली क्या रहेगा यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जो प्रोटॉन है स्ट्रिप आउट होके बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग रिएक्शन। दूसरी इंटरेक्शन कौन सी है, यहाँ पे ड्यूट्रॉन प्लस ट्रिटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जिसको हम बोलते हैं, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग दोनों के इंटरेक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा स्ट्रिप आउट होके, एंड यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इनकमिंग न्यूट्रॉन, आउटगोइंग न्यूट्रॉन। सो इन शॉर्ट डिस्टेंस, at short distance due to the strong interaction between the bombarding nucleus and either of the two nucleus of the neutron, that is proton or neutron, and neutron is captured, on the other hand uncaptured nucleus that is proton moves in the forward direction। तो मोस्टली आपके पास क्या होगा, प्रोटॉन जो है बाहर निकल जाएगा एंड एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमेशा कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये वाला जो पार्ट है वो फेनिबर एंड फिलिप्स ने देखा था। सो पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होगी? पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन वो होगी जिसमें जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियर लेके निकल जाएगा। ठीक है, इसमें स्ट्रिप नहीं करेगा। तो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इज इन व्हिच द प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस पिक्स अप वन और मोर न्यूक्लियस फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस आर नोन एज पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जरूरी नहीं है एक ही न्यूक्लियर निकलेगा, रादर देन वन, आपके पास ज्यादा भी न्यूक्लियर वो स्ट्रिप पिकअप कर सकता है। So these nuclear reactions are reversible to the stripping nuclear reactions। सो जो स्ट्रिपिंग रिएक्शन का बिल्कुल यहाँ पे उल्टा होगा। स्ट्रिपिंग रिएक्शन में जो प्रोजेक्टाइल है वो स्ट्रिप कर जाता है, यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है वो पिक अप करेगा, तो बस बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। देयरफॉर कॉमन एग्जांपल ऑफ दीज रिएक्शंस आर प्रोटॉन इनकमिंग एंड न्यूट्रॉन आउटगोइंग एंड न्यूट्रॉन इनकमिंग एंड न्यूट्रॉन आउटगोइंग। मतलब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन अब्सॉर्ब करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपको ऐसा रिमेंबर रख के एग्जाम में लिखनी पड़ेगी बेटा। अब अपने हिसाब से भी कोई भी इंटरेक्शन बता सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई कूलम बैरियर तो लिखा नहीं है, अपने हिसाब से आप मॉडल कर सकते हो। हाइट बस आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। सो हाइड्रोजन प्लस लिथियम 7,
लिथियम 7 ही स्टेबल होता है, 6 कम स्टेबल होता है बेटा, इसको याद रखिएगा बेटा हमेशा। तो आपको कुछ बेसिक फीचर आपको याद रख के, तो न्यूक्लियर फिजिक्स ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है डिस्कस करने के लिए। अगर आपको बेसिक फिजिक्स पता है इसमें, जैसे लिथियम 7 ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल बीम होगा या स्टेबल टारगेट होगा, उस स्टेबल टारगेट कौन कौन से हैं, अगर आपको टारगेट पता लगे तो रिएक्शन बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। सो हाइड्रोजन जब लिथियम के साथ स्ट्राइक करेगा, तो जो प्रोटोन है, दिस इज अ प्रोटोन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा एंड अल्टीमेटली वो न्यूट्रॉन बना देगा, अल्टीमेटली आपके पास लिथियम 6 बचेगा। यहाँ पे जो चीज ये वाला शो किया है वो किया हुआ है बेटा, जो प्रोजेक्टिल न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ प्रोटॉन है, टारगेट में न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस से अब्सॉर्ब करेगा। तो काइनेमैटिक्स वाला पार्ट बेटा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये एलैबोरेटेड है, इसके लिए हो सकता है हमें बुक्स भी रेफर करनी पड़े। सो काइनेमैटिक्स ऑफ स्ट्रिपिंग एंड पिकअप न्यूक्लियर एक्शन, ये हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।